जमीनी विवाद को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। महाभारत से लेकर के आज तक के युग में देख लीजिए, हमेशा ही जमीन को लेकर के विवाद हुआ है। परिवार में या पड़ोस में या गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ जब भी कोई लफड़ा होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर एक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो चार लोग उसको पैर खींचने वाले मिल जाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जमीनी विवाद में फंसा देंगे, मुकदमे में फंसा देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम मोहन है, उदाहरण के लीजिए, और दूसरे का नाम सोहन है। मोहन एक अच्छा व्यक्ति है, वो अपने कार्यों में व्यस्त है, अपने जीवन में, अपने लाइफ में खुश है। तो जो मोहन है उसको क्या करते हैं, गांव के लोग चढ़ा देते हैं, कान फूंक देते हैं, जिसके वजह से अब सोहन को ये लगता है कि मोहन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, इसको अब कैसे दबाव डाला जाए कि वो फिर से नीचे आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा, सोहन कि थाने पर जाएगा, झूठा एप्लीकेशन देगा कि मेरे साथ मारपीट करता है, जमीनी विवाद दिखा करके पुरानी रंजिश की वजह से मेरे साथ मारपीट किया है, जबकि मोहन को इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि पुलिस वाले शांति भंग होने की आशंका में सीआरपीसी सेक्शन 107, 116 में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गया। तो जैसे एफआईआर दर्ज होगा तो मजिस्ट्रेट यानी एसडीओ, जो आपके जिले का एसडीओ है, वहां से एक नोटिस मोहन के नाम से आएगी। अब मोहन बेचारा अपने कामों में व्यस्त है, अपने परिवार में व्यस्त है, उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मुकदमे में नहीं फंसना चाहता। लेकिन अगर उसको कानूनी नॉलेज नहीं है और कोर्ट से 107, 116 सीआरपीसी सेक्शन से नोटिस आती है, तो मोहन के परिवार वाले सभी परेशान हो जाएंगे कि इस नोटिस में क्या है, अब क्या होगा, मोहन को क्या जेल जाना पड़ेगा या जमानत कराना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो ऐसी दशा में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यह वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि 107, 116 सीआरपीसी में क्या होता है और कैसे अपना बचाव करना है, और उस व्यक्ति को जिसने आप पर झूठा एलिगेशन लगाया है, क्या उसको भी सजा दिलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं यही बताने वाला हूँ। तो ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि जमीनी विवाद को लेकर के जब भी आपके नाम से सीआरपीसी सेक्शन 107, 116 में नोटिस आया है आपके नाम से, तो आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि क्या करना है तो ठीक है, नहीं तो जो नोटिस लेकर के आया है उसी से कहिए पढ़ के सुनाने के लिए कि इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक, वो भी नहीं बताएगा तो गांव को किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो पढ़ा लिखा हो, उसको समझ में आता हो कानून थोड़ा बहुत, तो उससे पढ़वाइए। पढ़ने के बाद उसमें एक तारीख लिखा होता है कि इस तारीख को, फला तारीख को आप कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। और कई बार ऐसा होता भी है। तो जब नोटिस आपके घर आता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस करना इतना है कि नोटिस पढ़ के जो डेट लिखा गया है उसी डेट के अंदर ही, उससे पहले चले जाइए, या जिस तारीख को नोटिस दिया गया है कि इस तारीख को आप हाजिर होइए उस दिन भी जा सकते हैं, लेकिन आप पहले जाएंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। जैसे आप कोर्ट चले जाइए, वहां जाने के बाद किसी वकील को हायर करिए, यानी उस वकील से बात करिए कि मेरे साथ कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन पुरानी रंजिश की वजह से जमीनी विवाद को लेकर के जो सोहन नाम का आदमी है मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है और मेरे ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 107, 116 दर्ज हुआ है। तो सर बताइए मैं अब क्या करूं। तो वकील जो है आपको कहेगा कि मुझे मेरा फीस दो, उसके बाद वो आपको प्रोसेस बताएगा क्या करना है। तो जब आप उसको फीस दे देते हैं, जो भी उसका फीस हो, चाहे नया अधिवक्ता हो या पुराना जो एक्सपीरियंस वाला अधिवक्ता हो, सीआरपीसी सेक्शन 107, 116 बहुत बड़ा अपराध में दर्ज नहीं होता है। इसमें बस शांति भंग को लेकर के यह दर्शाया गया है कि 107, 116 में जब पुलिस को लगता है कि शांति भंग होने की आशंका है तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर 107, 116 का एफआईआर दर्ज करा करके नोटिस मजिस्ट्रेट के द्वारा आ सकता है आपके पास। तो आप जब सारी बात बताएंगे किसी अधिवक्ता को तो वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको पेश करेगा। पेश करने से पहले आपसे कहेगा कि अगर एक मुलजिम है तो उसको एक मुलजिम पर 2 गवाह लगते हैं जिनके नाम से जमीन हो,
यानी इंतखाब खतौनी कटती हो, ठीक है। तो जब 107(16) में जमानत कराया जाएगा उस समय 2 गवाह लगेंगे एक मुलजिम पर, और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 200-500 रुपये में ही ये रफा दफा करा दिया जाता है। इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है 6 महीने का कम से कम कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसा होता नहीं है, जमानत आपको तत्काल मिल जाती है। 107, 116 में घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वकील हो एसडीओ कोर्ट में पेश करेगा आपको मजिस्ट्रेट के सामने, वहां पर आपको जमानत दिलवा सकता है आसानी से, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो गवाह होते हैं उनके पास इंतखाब खतौनी हो, यानी कि 50,000 रुपये का बांड भरा जाएगा कि अगर मुलजिम भाग जाता है तो गवाह जिम्मेदार होंगे, आपको पकड़ के लाना पड़ेगा। जिम्मेदारी इसी बात की होती है। बांड भरा जाता है 50,000 रुपये का, नहीं तो आपसे 50,000 रुपये वसूला जाएगा। यह गवाह की जिम्मेदारी होती है। तो 2 गवाह लगेंगे, दोनों गवाहों पे एक एक फोटो लगते हैं, प्लस आधार कार्ड लगेगा। यह डॉक्यूमेंट्स गवाहों के पास होना चाहिए, तभी वो गवाही दे सकते हैं। इस तरह से आप किसी अधिवक्ता से जमानत करा सकते हैं। लेकिन आप जो सोहन नाम का व्यक्ति है, उदाहरण के तौर पर लिया गया था, तो उसको आप कैसे सजा दिलवा सकते हैं? मान लीजिए आप शांति भंग नहीं करने वाले थे, लेकिन आप पे झूठा वो कार्रवाई करा दिया है, तो आप उसी केस में आप और आगे कार्रवाई करा सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, उसको भी सजा दिलवा सकते हैं कि झूठे एफआईआर में आपको फंसाया है, झूठे केस में फंसाया है, इस वजह से उसको आप सजा दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों यह प्रोसेस आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि गांव में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये सभी धाराएं कभी न कभार लग ही जाते हैं। और जब यह धारा लगेगा तो देखिए, कभी पासपोर्ट बनवाना हो विदेश जाने के लिए या फिर कोई सरकारी नौकरी करनी हो, तो ये 2 जो धारा मैंने बताया 107, 116, यह कोई मायने नहीं रखता है। 6 महीनों में अपने आप ही खत्म हो जाता है जमानत कराने के बाद। लेकिन अगर आप जमानत नहीं कराएंगे तो ये रिकॉर्ड रहेगा हमेशा थाने पर, ठीक है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग जमानत करा लीजिए, किसी वकील के माध्यम से कोर्ट चले जाइए। इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और जो सोहन नाम का लड़का है, जिस व्यक्ति ने आप पर यह केस लगाया था, एफआईआर झूठा दर्ज कराया था, उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करा सकते हैं, उसको भी सजा दिलवा सकते हैं, दंडित करा सकते हैं। और झूठा एफआईआर जब दर्ज होता है तो कई बार जिस व्यक्ति ने झूठा एफआईआर दर्ज कराया है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्लेम करके आप मुआवजा भी ले सकते हैं। सपोज दैट आपका बहुत मान लीजिए मार्केट में रिस्पेक्टेड आदमी आप हों, आपके ऊपर ऐसे धारा लगते हैं तो आपको क्षति होगी, आपकी इंसल्ट होगी, आपको बेइज्जत माना जाएगा। तो इस वजह से आप उससे हर्जाना खर्चे भी ले सकते हैं, यह कानून में प्रावधान दिया गया है। इस तरह से आप 107, 116 से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि आप 107, 116 में कैसे जमानत करा सकते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल जरूर करें और आप लोग को मैं सलाह दूंगा और आप समझ सकते हैं कैसे जमानत कराना है इस धारा में 107, 116 में। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।